नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत। लोकसभा अध्यक्ष ने किया 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज के साथ एक कानून के जानकार भी होंगे शामिल। संसद के दोनों सदन में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा 3 बजे तक स्थगित तो राज्यसभा में दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई कार्यवाही। बिहार में मतदाता सूची संशोधन से जुड़े केस की सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी। याचिका में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। कर्नाटक में खुद को मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने पर केएन राजन्ना की पहली प्रतिक्रिया। कहा, साजिश का करेंगे जल्द खुलासा। बीजेपी ने पूछा, आखिर क्या छुपा रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। और पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 37 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां लोकसभा में कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है, जहां समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल होंगे। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वीवी आचार्य शामिल हैं। सदस्यों के नामों की घोषणा से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला। लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जज वर्मा के खिलाफ शिकायत को उच्च प्रवृत्ति का पाया गया। ऐसे में उक्त न्यायाधीश को हटाने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। लोकसभा स्पीकर ने आगे कहा कि संसद को भ्रष्टाचार के इस विषय में एक स्वर में बोलना चाहिए। जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय। श्री बीवी आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। वहीं लोकसभा ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 2 अहम बिलों की समीक्षा के लिए गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। पूर्व कानून राज्य मंत्री और जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी जेपीसी की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए समय मानसून सत्र 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लोकसभा में स्वीकार भी कर लिया गया है। With your permission, I wish to move that this House to extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of the last week of the winter session 2025. प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के चलते पहले 2 बजे तक स्थगित की गई और 2 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा, जिसके चलते एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में आज खेलों से जुड़े 2 अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। ये दोनों विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुके हैं। संसद के मानसून सत्र के चौथे हफ्ते के दूसरे दिन भी संसद भवन परिसर में विपक्ष का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रामगोपाल यादव समेत विपक्ष के अनेक नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्षी दल बिहार में SIR और बीते आम चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोप में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी रोज-रोज आ रही है और इसी क्रम में कई पार्टियों के नेताओं ने SIR की प्रक्रिया को सरकार का बेहतरीन कदम बताया। पहला प्रारूप मतदाता सूची की प्रति प्राप्त कर लिया गया है। जिनके द्वारा गणना प्रपत्र नहीं भरा गया है कि सूची प्राप्त कर लिया गया है। प्रारूप मतदाता सूची में जिनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है ये सूची प्राप्त कर लिया गया है। BLA के कर्तव्यों से संबंधित पत्र एवं जानकारी प्राप्त कर लिया गया है, जिसके आधार पर BLA के माध्यम से अपेक्षित सहयोग किया जाएगा। समय समय पर बैठक आयोजित कर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संबंध आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराया जाता रहा है। 1/8/25 से लेकर 1/9/25 तक जिनका मतदाता जो छूट गए हैं वो अपना आवेदन करेंगे। मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से मेरे जो BLA हैं वो उनको सहयोग करेंगे नाम जुड़वाने का। यही हम लोग का इच्छा है। हम लोग मीटिंग में जितने लोगों का ये सर्वे में नाम छूट गया है SIR में उन लोगों का लिस्ट पहले भी मुहैया कराया गया था और इस बार भी मुहैया करा दिया गया। साथ ही हम लोग को आज की बैठक में सारी बूथ की जो सदस्यता लोगों की मतदाता सूची है वो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध करा दी गई। पहले भी निर्वाचक जिनका गणना प्रपत्र अपलोड नहीं हुआ था उसकी सूची भी हमें हमारी पार्टी को प्राप्त हुई थी और अभी आगे जो भी प्रक्रिया पूरी होगी उसमें हम लोग लगेंगे और निश्चित तौर पे जो BLA के जरिए जो आगे जो फॉर्म जो के जरिए वोटरों का ये कागजात मांगे जाएंगे उसमें हम लोग भी लगेंगे और निश्चित तौर पे आगे भी जो फॉर्म 6, 7, 8 की जो प्रक्रिया होगी उसमें हम लोग लगेंगे और BLA भी हमारे लगे हैं और हमारी पार्टी भी पूरे इस अभी 1 माह तक जो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जो विशेष जो यह अभियान चलेगा उस अभियान में हमारी पार्टी लगेगी। हम लोग लग करके इस पूरे प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। जी सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा काम हुआ। जानकारी मिली है कि फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ा जा सकता है। फॉर्म 7 है जो पहले की प्रक्रिया थी, अगर फाइनल ड्राफ्ट रोल में नाम किसी का आ गया है जिनका नहीं आना था, शायद वो डेथ कर गया तो उनका नाम फॉर्म 7 के माध्यम से हटाया जा सकता है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें ECI ने कहा कि वो कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटे नामों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता लिस्ट को अधिकार की तरह नहीं मांग सकते। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार से बर्खास्त किए गए सहकारिता मंत्री KN राजन्ना की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। KN राजन्ना ने कहा कि उन्हें पद से हटाए जाने के पीछे एक बड़ी साजिश है। राजन्ना का इस्तीफा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर दिए गए उनकी विवादित टिप्पणी के बाद आया, जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक रुख से मेल नहीं खाती थी। राजन्ना ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित मतदाता सूची में हेराफेरी को लेकर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस पूरे प्रकरण पर जवाब देना होगा। Rajanna is not an ordinary member. He was a senior cabinet colleague in Siddaramaiah cabinet, a senior most leader from scheduled tribe community.
So entire Karnataka is curious about to know the reason what exactly went wrong, why his resignation was sought and why he was dropped from the cabinet. So entire Karnataka is eagerly waiting for answers from the Chief Minister Siddaramaiah. तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव को स्थानीय पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वो बंजारा हिल्स स्थित पेदम्मा मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान कुमकुमार्चना में भाग लेने वाले थे। ये कदम हाल ही में मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए एहतियातन उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया था, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राव को उनके निवास पर नजरबंद कर दिया। फिलहाल उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारा देश हमारे सशस्त्र बलों की वजह से सुरक्षित हाथों में है। फैसल पटेल ने कहा कि इस समय देश को चलाने वाले नेता नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देश सुरक्षित है क्योंकि हमारे पहले तो आर्मी और हमारी सेना है, आर्मी, नेवी, एंड अदरवाइज आई डू फील दैट द लीडर्स हु आर रनिंग द कंट्री राइट नाउ, मिस्टर जयशंकर जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और बाकी के राजनाथ सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, दे आर वर्किंग हार्ड। वी हैव आवर प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, वी हैव इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स, वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, we have red tape problems, but the leaders on top are tackling, अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बावजूद आफत अभी तक कम नहीं हुई है। लगातार हो रही बारिश ने भी स्थानीय लोगों और साथ ही बचाव कार्य में जुटे लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ गया। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने हर्षिल बाजार को खाली करा लिया। होटलों में ठहरी रेस्क्यू टीमों और मीडिया के लोगों को अन्य जगहों पर शिफ्ट कराया गया है। और अब बात दिल्ली एनसीआर की, जहां कई इलाकों में आज सुबह झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। तो वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के उधमपुर, रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 7 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का भी अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक 13 से 17 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 37 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। योगी सरकार पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता से काम कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि अब तक करीब 7 लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। तो वहीं बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 574 मकानों को क्षति पहुंची है, जिनमें से 472 भवन स्वामियों को सहायता राशि भी प्रदान की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में 65,202 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में है। इन प्रभावित क्षेत्रों में 2,622 नाव और मोटर बोट्स की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और वहीं अब बात बिहार के मौसम की, जहां पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से करीब 12 जिलों के 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 32 टीमें तैनात हैं। तो वहीं शासन और प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में तत्परता से जुटा हुआ है। कई स्थानों पर कैंप और सामूहिक रसोई की व्यवस्था की गई। तो वहीं रविवार को पानी में डूबने से 19 लोगों की मौत हो गई। मोदी सरकार की योजनाओं ने देश में करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मुद्रा और लखपति दीदी जैसी योजनाओं ने देश में महिलाओं और बच्चों की गरीबी कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि और डॉक्टर मुदित कपूर की रिसर्च रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। शोध पत्र में घरेलू संसाधनों के वितरण
और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। शोध के अनुसार वर्ष 2011-12 और 2023-24 के बीच घरों में संसाधनों के समान बंटवारे से 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ गए। इसके साथ ही इस शोध में ये बात भी सामने आई कि घरेलू संसाधनों के समान वितरण से राष्ट्रीय गरीबी दर 2011-12 के 29.5% से घटकर 2022-23 में 4% पर आ गई। हालांकि असमान बंटवारे को ध्यान में रखते हुए 2011-12 में गरीबी दर 34.7% अधिक थी, जो 2023-24 में घटकर 10.5% हो गई। इस दौरान महिलाओं और बच्चों की गरीबी में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई। महिलाओं की गरीबी दर 33.3% से घटकर 2.2% हो गई, तो वहीं बच्चों की गरीबी दर 58.3% से घटकर 17.8% हो गई। शोध पत्र में यह भी कहा गया कि संसाधनों के समान वितरण से गरीबी का अंतर भी 2011-12 के 18.4% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गया। वहीं असमान वितरण में बच्चों और महिलाओं की गरीबी का अंतर काफी कम हुआ, जबकि पुरुषों की गरीबी के अंतर में मामूली बदलाव आया है। इसके साथ ही इस शोध पत्र में आगे कहा गया कि 2011-12 और 2023-23 के बीच परिवार के भीतर संसाधनों के समान बंटवारे से लगभग 30.2 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। हालांकि परिवार के सदस्यों के बीच संसाधनों के असमान आवंटन की बात करें तो 27.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। इससे महिलाओं और बच्चों की गरीबी में उल्लेखनीय दर्ज की गई है। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि आगामी 15 अगस्त को प्रदेश भर के सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। वक्फ बोर्ड के कार्यकाल से जारी संदेश में कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस एक पवित्र अवसर है और इसे सभी धार्मिक स्थलों पर ध्वज फहराकर मनाया जाना चाहिए। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी धार्मिक स्थलों पर तिरंगा फहराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने और इसके लिए स्थानीय प्रशासन व संबंधित अधिकारियों से सहयोग लेने की अपील की है। देशभक्ति से ओतप्रोत हर घर तिरंगा मुहिम देश भर में पूरे जोश और जुनून के साथ चलाई जा रही है। इसी कड़ी में संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी से तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा फिरोजशाह रोड से केजी मार्ग होते हुए वापस ललित कला अकादमी पहुंची। इस दौरान दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के तकरीबन 1200 स्कूली विद्यार्थियों ने पूरे जोश के साथ इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। पूरे देश भर में तिरंगा यात्राओं का दौर जारी है और दिल्ली में भी संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकादमी से एक तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है और ये तिरंगा यात्रा में दिल्ली के 1200 से ज़्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं। इसमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद हैं और संस्कृति मंत्रालय के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और जोश और जुनून इसमें देखा जा सकता है कि कितना ज़्यादा लोगों के अंदर है और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनमें भी जोश देखने को मिल रहा है। सब लोगों ने एक साथ टी शर्टें पहनी और अभी एक साथ हम सब बोल रहे हैं जय। रैली निकाल रहे, बहुत खुशी हो रही है हमारे। मेरे को अपने इंडिया पे गर्व है, हमारे को अपने इंडिया पे गर्व है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब में जोश है, जुनून है, अपने राष्ट्रभक्ति आज सबके चरम पर है और जो ज्वार राष्ट्रभक्ति का देखने को मिल रहा है इन बच्चों में, वो ये देश के वो युवा पीढ़ी है जो विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। कैमरामैन भीम के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं नई दिल्ली में आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी शामिल हुए। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश प्रेम के जज्बे के साथ तिरंगा यात्रा राजधानी दिल्ली से लेकर देश के गांव-गांव में आयोजित की जा रही है, जिसमें युवा, महिला, किसान सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके जी हमारे साथ है। किस तरह का उत्साह है तिरंगा यात्रा को लेकर और किस तरह का आप देखते हैं? आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हर घर तिरंगा आज पूरे देश के अंदर अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अथाह सम्मान और त्याग और बलिदान की भावना से चैतन्य होती है और इस राष्ट्रीय ध्वज ये झुके नहीं, इसके लिए हमारे लाखों हमारे अग्रजों ने
हमारे पूर्वजों ने प्राणों का उत्सर्ग किया और हमें ये प्रेरणा दी कि ये ध्वज कभी झुके नहीं और लगातार ये लहराते रहे। मध्य प्रदेश से आप आते हैं, जिस तरीके से गांव-गांव में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है, उसको किस तरह देख रहे हैं, कितना उत्साह दिखता है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पे? पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व और डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पूरे बूथ स्तर तक ये तिरंगा यात्रा बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ में क्या है ये यात्राएं निकाली जा रही है और जनता जनार्दन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो जो तिरंगा यात्रा है वो लगातार निकाली जा रही है। शहरों की बात करें तो वहां से लेकर गांव तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और बड़ी संख्या में जो इसमें युवा, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं और राष्ट्रभक्ति का, देश प्रेम का और राष्ट्रीय एकता का संदेश जो है वो दे रहे हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो पूरे देश भर में इस वक्त पूरे उत्साह, उमंग और सबकी भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। इसी क्रम में दिल्ली के कनॉट प्लेस से हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल और उनकी टीम के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा यात्रा का शौर्य आप देख सकते हैं। ये तमाम वो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक टीम ने इस तिरंगा यात्रा को ऑर्गेनाइज किया है और ये दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस से निकाली जा रही है। देखिए छोटे छोटे चेहरे और ये तमाम वो युवाएं जो आने वाले समय में जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये देश की सर्विस के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इनको भी ये पता होना चाहिए कि देश की आज़ादी में जो बलिदान हुए, जिन्होंने कुर्बानी दी, वो कितने शौर्यवीर लोग थे। और वही तमाम मैसेज यहाँ पर जो है वो इन बच्चों के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हम साथ में मिलकर मना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और हम लोग यहाँ पे देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कार्यरत रहते हैं। तो हमारा और उनके साथ मिलके रखना, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों को साथ मिलके काम करें, बच्चों को भी उत्साहित करें और आने वाले भविष्य में वो देश की सेवा कर पाएँ। हम लोग का ये उद्देश्य है। साफ तौर पे पूरे दिन आज इसी तरह की तिरंगा यात्रा है और 15 अगस्त तक ये लगातार बनी रहेगी। हर घर तिरंगा यात्रा का मिशन है हर एक व्यक्ति तक जाना और उन्हें बताना कि हमारे जवानों का जो शौर्य था, जो बलिदान था, वो कितना बड़ा था, जिसने आज़ादी में बड़ा रोल अदा किया। कैमरा जो चोपड़ा के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आगरा में जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त सहयोग से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। संजय पैलेस स्थित नगर निगम प्रांगण से शुरू हुई इस यात्रा को महापौर हेमलता दिवाकर, मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और डीआईजी शैलेश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देशभक्ति से सराबोर इस यात्रा में स्कूल कॉलेज के छात्र, एनसीसी कैडेट्स, एसएन मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस और नर्सिंग छात्र छात्राएं, सामाजिक संस्थाएं और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा महात्मा गांधी मार्ग से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां बलिदानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस ऐतिहासिक यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और तपस्या को याद करना है, साथ ही युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को और प्रबल बनाना इस आयोजन का मुख्य मकसद है। जिले में स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में 1 से 15 तारीख तक अलग अलग कार्यक्रम है। इसमें तिरंगा यात्रा बहुत बड़ी कार्यक्रम है जिले का। इसी में आज 12 तारीख को दैनिक जागरण, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा नगर निगम से निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा नगर निगम के जो ऑफिस है शहीद स्मारक तक लिया गया। इसमें हमने अलग अलग कल्चरल कार्यक्रम भी रखा गया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।